हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम सेल और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कोशिका और कोशिका के अंगों के बारे में। सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में उठता है तो वो है सेल होता क्या है, यानी कि कोशिका होती क्या है। तो आज हम सेल को लेकर हमारे सारे फंडे क्लियर करेंगे। सेल की बात करें तो सेल बॉडी की वो सबसे छोटी यूनिट है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है और जीवन के सारे काम खुद कर सकती है। सेल से छोटी कोई भी चीज़ जीवित रहने के लिए अपने सारे काम खुद नहीं कर सकती। मतलब बात करें माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका या प्लास्टिड्स के बारे में, तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। डेफिनेशन की बात करें तो एनसीईआरटी लिखती है कि सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कोशिका मूलभूत से जीवन के लिए संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सेल की डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की। मृत कोशिका यानी डेड सेल। उसके बाद एवी ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका की डिस्कवरी की। तो रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी की? डेड सेल की। और एवी ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 यानी 1831 में न्यूक्लियस यानी केंद्रक की डिस्कवरी की। देन हम बात करें जी एन रामाचंद्रन, जो कि एक इंडियन साइंटिस्ट थे। उन्होंने कोलेजन का ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया 1954 में। कोलेजन के तिहरी कुंडलित की संरचना किसने की? जी एन रामाचंद्रन ने। फिर हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, एक जर्मनी के और दूसरे ब्रिटेन के, श्लेडन एंड शुएन। उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी दी। उसके बाद उनकी सेल थ्योरी में कहीं ना कहीं उन्होंने ये नहीं बताया था कि सेल की उत्पत्ति कैसे होती है, यानी कोशिका की नई कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है। तो उसके बारे में रुडोल्फ विर्शो ने 1855 में उस श्लेडन एंड शॉन की दी गई थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और बताया कि नई कोशिका या नए सेल की उत्पत्ति कैसे होती है। क्लियर? चलते हैं। ठीक, अब हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि प्रोटोप्लास्ट क्या है, प्रोटोप्लास्ट क्या है। आज हम इन सबको डिटेल में समझेंगे और सारे आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे आज। तो अगर हम बात करें सेल, हमने यहाँ पर पूरा डायग्राम दिखा रखा है। ये पूरा सेल है एक। अगर सेल में से सेल वॉल माइनस कर देंगे, यानी कोशिका में से कोशिका भित्ति को हटा देंगे, तो बाकी बचा जो रिमेनिंग पार्ट है उसे क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट। यानी कोशिका में से हमने माइनस किया कोशिका भित्ति को, तो हमारे पास जो रिमेनिंग है उसे क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट। ठीक। और अगर हम उसी प्रोटोप्लास्ट में से प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली को भी गायब कर देंगे, तो बाकी बचा जो होगा उसे क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट। हिंदी में से जीव द्रव्य कहते हैं। यानी कोशिका में से क्या माइनस किया हमने? कोशिका भित्ति पहले, उससे क्या बना? प्रोटोप्लास्ट बना। और अगर हम प्रोटोप्लास्ट में से कोशिका झिल्ली को भी यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी अलग कर देंगे, तो बाकी बचा जो रिमेनिंग पोर्शन है उसे क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य। ठीक, समझ आ गया? अब प्रोटोप्लाज्म के हम दो क्लासिफिकेशन करते हैं, अब जितना भी हमारे पास बचा। ठीक, जीव द्रव्य को दो एक होता है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, और दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रिका द्रव्य। जो न्यूक्लियस के अंदर खाली स्पेस प्रेजेंट है, फ्लूइड, उसे क्या कहेंगे? केंद्रिका द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस को हटा के जितना भी रिमेनिंग पोर्शन है उसे क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म, जिसमें अपनी सेल सारी एक्टिविटी करता है। जितने भी उसके मेन फंक्शंस हैं वो सारे कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म क्या है? सारी एक्टिविटीज़ का एक जगह है जहाँ पे सेल अपनी मैक्सिमम एक्टिविटीज़ करता है। ठीक, समझ आ गया? क्लियर? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आप साथ के साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे एक चैनल है बायो वाली के नाम से, उस पर आप पीडीएफ लिंक भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं सेल थ्योरी पर। सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत पर 1838 में एक जर्मन बॉटनिस्ट यानी वनस्पति वैज्ञानिक थे, श्लेडन नाम के। उन्होंने बहुत सारे
प्लांट सेल्स पर यानी प्लांट सेल्स पर वर्क किया और बहुत सारे प्लांट सेल्स स्टडी करे। फिर 1839 में एक और साइंटिस्ट थे ब्रिटेन के रहने वाले, जूलॉजिस्ट यानी प्राणी वैज्ञानिक थे, श्वान नाम के। उन्होंने बहुत सारे प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों देखे। तो स्लेडन ने सिर्फ प्लांट सेल्स पर स्टडी की और श्वान ने प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स पर स्टडी की। तो श्वान ने पाया कि प्लांट सेल्स के बाहर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे आज के टाइम पे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। और मतलब एनिमल सेल्स में देखा कि एनिमल सेल्स के बाहर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। और देखा कि प्लांट सेल्स के बाहर कोशिका झिल्ली के अलावा भी एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। फिर उन्होंने श्वान ने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जीवधारी हैं, उनका पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलके बना है। तो उन्होंने कहा ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि सेल्स की उत्पत्ति कैसे होती है। उसके लिए 1855 में आए रुडोल्फ विर्शो। उन्होंने कहा कि जितने भी सेल्स हैं वो पूर्व उपस्थित कोशिका से ही बने हैं, यानी उनका निर्माण जो उनसे पहले वाली कोशिका उससे ही हुआ है। तो उन्होंने उसके लिए एक लाइन कही जिस ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो 1855 में रुडोल्फ विर्शो ने एक स्टेटमेंट और ऐड करी सेल थ्योरी में कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जितने भी सेल्स हैं वो पूर्व मौजूद सेल से ही बनते हैं। ठीक। और श्वान ने ये पहले ही बता दिया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो कोशिकाओं से ही मिलके बने हैं या फिर उनके प्रोडक्ट से मिलके बने हुए हैं। और फिर रुडोल्फ विर्शो ने 1855 में ये बता दिया कि सेल्स आते कहाँ से हैं, तो ऑल सेल्स अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। समझ आ गया इतना? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, हमारे सेल ऑर्गेनेल्स। तो चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अगर हम अब आगे बात करें तो दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। माइकोप्लाज्मा किंगडम मोनेरा में आता है, जिसकी कोशिका 0.3 माइक्रोमीटर की होती है। फिर सबसे बड़ी कोशिका यानी लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल की बात करें तो वो एग ऑस्ट्रिच के एग के सेल की होती है, यानी शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है दुनिया में। मानव के शरीर की बात करें तो ह्यूमंस में स्मॉलेस्ट सेल मेल्स के स्पर्म होते हैं और लार्जेस्ट सेल फीमेल का ओवम होता है। ह्यूमन सेल में लॉन्गेस्ट लंबा और सबसे बड़े में दोनों में अंतर है। सबसे लंबी कोशिका ब्रेन सेल होती है, ब्रेन के सेल की होती है, यानी न्यूरॉन को नर्व सेल भी कहते हैं और हिंदी में इसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट हम एनसीईआरटी ने एक साइज दिया हुआ है आरबीसी का। आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल का डायमीटर दिया है 7 माइक्रोमीटर। ठीक, समझ आ गया? 7 माइक्रोमीटर। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि किस सेल ऑर्गेनल के पास एक झिल्ली है, किसके पास 2 है और किसी के पास एक भी नहीं है। तो वो सेल ऑर्गेनल जिनके पास एक भी मेम्ब्रेन नहीं होती वो हैं राइबोसोम, न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिक, सेंट्रियोल यानी तारक केंद्र। इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक। अब सिंगल मेम्ब्रेन किसके पास होती है तो वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतः प्रद्रव्य जालिका। नेक्स्ट वैक्यूल की मेम्ब्रेन का एक स्पेशल नाम है जिसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम क्या है? टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट इज गोल्गी बॉडी। इनके पास भी एक ही मेम्ब्रेन होती है, सीलिया फ्लैजेला। लाइसोसोम यानी लैन का है। माइक्रो बॉडीज यानी सूक्ष्म का है, जिसमें हमारे पेरोक्सिसोम्स, फेरोसोम ये सब आ जाते हैं। ठीक। डबल मेम्ब्रेन, जिनके पास डबल मेम्ब्रेन होती है वो कौन कौन से हैं हमारे पास? न्यूक्लियस यानी केंद्रक, और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। इनके पास 2 मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर एक इनर। समझ आ गया? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी या फिर हम कहें सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली के बारे में। एनसीईआरटी ने आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डेटा दिया है। तो पहले ये जान लेते हैं कि आरबीसी मेम्ब्रेन को कहते क्या है। आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं डोनन्स मेम्ब्रेन। ठीक, डोनन मेम्ब्रेन। ठीक। देखा गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन
में 52% प्रोटीन यानी 52% प्रोटीन, 40% वसा यानी लिपिड और बाकी बचा 8% कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर होती है। तो लिपिड का स्ट्रक्चर देखें तो उसके दो पार्ट्स हैं, पोलर हेड यानी हाइड्रोफिलिक पार्ट और नॉन पोलर यानी हाइड्रोफोबिक पार्ट। नॉन पोलर टेल एंड पोलर हेड, ठीक, नॉन पोलर टेल एंड पोलर हेड। पोलर या हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जो पानी से एफिनिटी यानी प्यार करता हो, तो पोलर हेड वाटर में सॉल्यूबल होता है, और हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी से डरता हो। तो नॉन पोलर वो हो जाएगा जो पानी से डरता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब है पानी से डरने वाला पार्ट, ठीक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर होती है, ठीक। लिपिड बाइलेयर मतलब लिपिड की दो लेयर प्रेजेंट हैं, जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं। लिपिड एक लेयर लिपिड की ये हो गई, दूसरी ये हो गई, और इसके बीच बीच में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो इन प्रोटीन्स को भी हम दो पार्ट में स्टडी करते हैं। पहले इंटीग्रल प्रोटीन जो पूरी तरह या आधी तरह मेम्ब्रेन में धंसे हुए हों, और दूसरे वो जो केवल सरफेस से लगे हों उन्हें क्या कहेंगे, पेरिफेरल प्रोटीन, और दूसरे जो धंसे हुए हैं उन्हें क्या कहेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल था यानी नमूना था वो किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। हिंदी में बोले तो तरल किमीर नमूना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, ओके, सो नेक्स्ट इज सेल वॉल, हिंदी में बोले तो कोशिका भित्ति। तो हम अलग अलग किंगडम की सेल वॉल के कंपोजिशन का स्टडी करेंगे। एनिमल्स को छोड़ के बाकी लगभग सभी में ये कोशिका भित्ति पाई जाती है, बस कंपोजिशन वेरी करता है। किंगडम मोनेरा में, जिसमें हमारे सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, उसमें सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। माइकोप्लाज्मा को छोड़ के बाकी सब में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल किस में नहीं है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा लिख देते हैं, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, सेल वॉल एब्सेंट, ठीक। किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो डायटम में सेल वॉल सिलिका की बनी होती है। डायनोफ्लैजिलेट्स में सेलुलोज की स्टिफ प्लेट्स होती हैं। यूग्लिना में सेल वॉल नहीं पाई जाती, उसकी जगह प्रोटीन की एक लेयर होती है, जिसे हम पेलिकल कहते हैं, ठीक। प्रोटीन की एक लेयर होती है जो कि फ्लेक्सिबल होती है, जिसे हम पेलिकल कहते हैं। स्लाइम मोल्ड्स की लाइफ साइकिल में दो स्टेजेस होती हैं, एक होती है प्लाज्मोडियम, दूसरी होती है स्पोर्स। तो प्लाज्मोडियम स्टेज में सेल वॉल नहीं होती, लेकिन स्पोर स्टेज में ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक। इतना समझ आ गया। नेक्स्ट इज किंगडम फंजाई में सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, और प्लांट्स में एल्गे भी प्लांट्स में ही आता है। तो एल्गे की सेल वॉल में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होती है। उसमें क्या होता है, सेलुलोज होता है, गैलेक्टन्स और मैनन्स क्या है, शुगर पॉलीमर है, एक तरह से शुगर पॉलीमर है। और चौथा क्या पाया जाता है इसमें, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। फिर प्लांट्स में सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। बात करें सेल वॉल के रोल की, यानी सेल वॉल किस लिए चाहिए, क्या काम है उसका। तो सेल वॉल एक तो शेप देती है, ठीक, सेल को। फिर वो किसी भी प्रकार सेल को किसी भी डैमेज या इन्फेक्शन से बचाती है, तो प्रोटेक्ट्स सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। फिर तीसरा काम क्या है कि दो सेल में आपस में कम्युनिकेशन का काम करवाती है, यानी हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। तो अगर हम प्लांट सेल में बात करें तो जहाँ पर मिडिल लैमेला, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, वहाँ पे क्या बन जाता है हमारे पास, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक। प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक। इसके थ्रू दो सेल के साइटोप्लाज्म आपस में जुड़ जाते हैं और वो अपनी एक्टिविटीज़ को मतलब दो सेल आपस में फिर